हाँ, मैं भी। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। पलक झपकते ही वह मेरे करीब आ गए और मेरी कमर को धीरे से थाम लिया। जब शरीर से शरीर मिले, तो शब्दों की कोई जरूरत नहीं रही। आश्रम में मिले उस अजनबी के साथ, चांदनी रात में नहाए हुए उस आंगन में, हमने अपने जज्बातों को एक होने दिया। हम बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गए। जब उनके हाथ मेरे ब्लाउज के बटन खोलने लगे, तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की बरसों से सोई हुई सारी संवेदनाएं फिर से जाग उठी हों। मेरे हाथ भी उनकी शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगे और एक दूसरे की बढ़ती हुई धड़कनें और भारी सांसें उस कमरे में गूंजने लगीं। जिस उम्र में मुझे लगा था कि अब कोई मुझे नहीं चाहेगा, उनकी बाहों में मैं फिर से एक संपूर्ण स्त्री बन गई थी। लेकिन उस वक्त हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, वहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा। आज मैं आपको उस अविश्वसनीय दिन की कहानी सुनाऊंगी, जिसने मेरी नीरस जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अगर आप आज की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दें। यह सब मुफ्त है। मेरा नाम मीरा है और मैं इस साल 69 वर्ष की हूँ। उस रात से पहले मेरा जीवन बेहद नीरस और एक जैसा था। सुबह 6:30 बजे हमेशा की तरह अलार्म की आवाज़ से मेरी आंख खुलती थी। पति को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे। अब अलार्म की आवाज़ ही वह एकमात्र चीज़ थी जो मेरी सुबह की शुरुआत करती थी। मैंने 40 साल तक नर्स के रूप में काम किया और 5 साल पहले रिटायर हुई। अस्पताल में मैं हमेशा व्यस्त रहती थी, मरीजों की देखभाल करती थी, लेकिन अब मेरे दिन को भरने के लिए कोई काम नहीं था। सुबह का नाश्ता हमेशा अकेले होता था। एक छोटी सी थाली में थोड़ी दाल, रोटी और सब्जी। टीवी चालू रखने का कारण बस इतना था कि घर में किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दे। कभी कभी मन करता था कि काश कोई मेरे पास बैठकर बात करे। आज मौसम कितना खराब है, सुहावना है ना? बस ऐसे ही दो शब्द सुनने को तरस जाती थी। दोपहर से पहले मोहल्ले का एक चक्कर लगाना मेरा नियम था। वही रास्ता, वही नज़ारे, वही लोग। कुछ पड़ोसी नमस्ते कर लेते थे, लेकिन ज्यादातर चेहरे बस पास से गुजर जाते थे। दोपहर के भोजन के बाद मैं सोसाइटी के सीनियर सिटीजन क्लब, वृद्धाश्रम केंद्र में समय बिताती थी। वहां दूसरी महिलाओं के साथ भजन कीर्तन करना या टीवी देखना, कभी कभी अपनी बातें साझा करना, लेकिन ज्यादातर समय हम एक दूसरे की बीमारियों और बच्चों की ही बातें करते थे। मीरा जी, आपके बच्चे कब आते हैं? बस दिवाली या होली पर। सब अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। बच्चे अपने अपने परिवारों में रम गए थे और त्योहारों पर महज औपचारिकता निभाने वाले मेहमान बन गए थे। मेरी बेटी विदेश में रहती थी और बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था। पोते पोतियों का चेहरा साल में एक दो बार देखने को मिल जाए, वही बहुत था। शाम होते ही मैं फिर टीवी के सामने बैठ जाती थी। धारावाहिकों में मुख्य पात्रों की प्रेम कहानियां देखकर कभी कभी आह भरती थी। जवानी के दिनों में पति के साथ बिताए वो पल, तब उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। रात में खाली बिस्तर और भी बड़ा लगने लगता था। कभी कभी पति के तकिए को छूते हुए उनकी याद में सो जाती थी। क्या ऐसे ही जीना है? हर रात यही सवाल खुद से पूछकर आंखें मूंद लेती थी। तभी एक दिन मेरी कॉलेज की सहेली सुनीता अचानक मुझसे मिलने आई। मीरा, तुम आजकल घर में ही क्यों रहती हो? चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है। क्या उम्र का असर है? कैसी बातें कर रही हो? हमारी उम्र में तो और ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए, तभी सेहत बनी रहेगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताती हूँ। सुनीता ने मेरे हाथ में एक आश्रम रिट्रीट, स्पिरिचुअल रिट्रीट का ब्रोशर थमा दिया। ऋषिकेश के एक आश्रम में 3 दिन रहने का कार्यक्रम है। वहां मन को शांति मिलती है और अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सत्र भी है। शुरू में मैंने मना कर दिया। आश्रम जाकर क्या करूंगी? अनजान लोगों के बीच रहना मुझे असहज लग रहा था। मैं ज्यादा धार्मिक भी नहीं हूं। क्या मुझे आश्रम जाना चाहिए? धर्म जरूरी नहीं है, खुद को शांत होकर देखने का समय जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनीता की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। वैसे भी हर दिन एक जैसा था। 3 दिन कुछ अलग अनुभव करने में कोई बुराई नहीं थी। सिर्फ 3 दिन की बात है। अगर अच्छा न लगे तो बीच में वापस आ जाना। इस तरह मैं अपना छोटा सा बैग पैक करके सुनीता के साथ पहाड़ों में स्थित उस आश्रम की ओर चल पड़ी। तब मुझे नहीं पता था कि आश्रम के वो 3 दिन मेरी बची हुई जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। बस शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी।
खिड़की के बाहर बदलते नज़ारों के साथ मेरा मन भी थोड़ा उत्साहित होने लगा। न जाने कितने समय बाद मैं दिल्ली से बाहर कहीं घूमने निकली थी। मीरा, कैसा लग रहा है? यहाँ की हवा ही अलग है ना? सुनीता ने पूछा। वह हमेशा मुझसे ज्यादा ऊर्जावान रहती थी। वह अपने पति के साथ अक्सर यात्रा करती थी और कई शौक रखती थी। हाँ, सच में। ऐसी जगह आए बहुत अरसा हो गया। जब हम आश्रम पहुंचे तो दोपहर के 2 बज चुके थे। पहाड़ियों के बीच बसा वह आश्रम मेरी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और सुंदर था। गेरुआ रंग की दीवारें और सुव्यवस्थित बगीचे बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहे थे। नमस्ते, क्या आप रिट्रीट कार्यक्रम के लिए आई हैं? प्रवेश द्वार पर एक स्वामी जी ने हमारा स्वागत किया। सुनीता जब बुकिंग की पुष्टि कर रही थी, मैं आसपास देख रही थी, तभी मेरी नज़र उस व्यक्ति से मिली जो आश्रम का नक्शा देख रहा था। आप यहाँ पहली बार आई हैं? उन्होंने खुद पहल करके मुझसे बात की। उनका कद औसत था, लेकिन व्यक्तित्व बहुत सौम्य था और चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। जी हाँ। आपको कैसे पता चला? चेहरे से पता चल जाता है। पहली बार आने वाले सभी लोग ऐसा ही भाव रखते हैं। मेरा नाम सुरेश है। जी? हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका स्पर्श बहुत गर्मजोशी भरा था। उस पल अजीब तरह से मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जी, यह मेरी तीसरी बार है। रिटायरमेंट के बाद मन को व्यवस्थित करने के लिए मुझे ऐसी जगह की जरूरत थी। आप क्या काम करते थे? मैं जयपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल था। किसी के साथ इतनी सहजता से बात किए मुझे कितना समय हो गया था, याद भी नहीं। उनकी आवाज बहुत शांत थी और आंखें गंभीर। मीरा, रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो कमरा देख लें। अरे, तुमने तो जान पहचान भी बना ली। सुनीता वापस आ गई थी। उसके साथ आश्रम के एक स्वयंसेवक भी थे। जी, मैं सुरेश हूँ। नमस्ते, मैं मीरा की दोस्त सुनीता हूँ। स्वयंसेवक ने बात आगे बढ़ाई। आज से आपकी 3 दिन की यात्रा शुरू होती है। आप लोगों को समूहों ग्रुप्स में बांटा जाएगा। मीरा जी और सुरेश जी, आप दोनों ग्रुप नंबर 3 में हैं। सुनीता जी, आप ग्रुप नंबर 2 में हैं। सुनीता ने मेरे कान में फुसफुसाया। वाह, किस्मत अच्छी है। एक अच्छे दिखने वाले सज्जन के साथ तुम्हारा ग्रुप है। न चाहते हुए भी मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसी भावना महसूस किए मुझे जमाना हो गया था। रहने की व्यवस्था साधारण थी, लेकिन साफ सुथरी थी। 4 महिलाएं एक कमरे में थीं और गनीमत थी कि सुनीता मेरे साथ थी। सामान रखकर और आश्रम के सादे कपड़े कुर्ता पायजामा पहनकर हम शाम की आरती के लिए तैयार हुए। प्रार्थना हॉल में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, पर अजीब सा सुकून दे रही थी। सभी प्रतिभागी आगे आकर बैठ गए और सुरेश जी मेरे ठीक बगल में आकर बैठे। पहली बार आरती में शामिल हो रही हैं? घबराइए मत, बस जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही कीजिए। उनकी धीमी आवाज ने मुझे राहत दी। आरती शुरू हुई और घंटियों की आवाज के साथ मंत्रोच्चारण से पूरा हॉल गूंज उठा। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उस लय में खो गई। आरती के बाद ध्यान का सत्र था। जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू में मुश्किल था, लेकिन कुछ देर बाद शरीर अपने आप उस शांति को महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे मन का बोझ हल्का हो रहा हो। मीरा जी, आप ठीक हैं? काफी मुश्किल लगा होगा। सत्र खत्म होने के बाद सुरेश जी ने पूछा। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन अजीब तरह से मन हल्का लग रहा है। सही कहा। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन अब मुझे इस समय का इंतजार रहता है। रात का खाना सात्विक भोजन था। छोटी कटोरी में दाल, सब्जी और चावल। बहुत ही सादा, लेकिन उसका स्वाद किसी दावत से कम नहीं था। आश्रम का खाना पहली बार खा रही हैं? कम मसाले वाला यह खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, सुरेश जी ने मेरे सामने बैठते हुए कहा। जी, उम्मीद से ज्यादा स्वादिष्ट है। वैसे सुरेश जी, आप यहाँ क्यों आते हैं? क्या मन की शांति के लिए? मेरे सवाल पर उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। कैंसर था। उसके बाद अकेले रहने की आदत तो पड़ गई, लेकिन कभी कभी सन्नाटा इतना गहरा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैंने भी 7 साल पहले अपने पति को अचानक दिल का दौरा पड़ने से खो दिया था। सच कहूं तो मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। मेरे पति 7 साल पहले अचानक हार्ट अटैक से
मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तभी उन्होंने धीरे से मेरे हाथ को थपथपाया। बहुत दुखद रहा होगा आपके लिए। अचानक बिछड़ना और भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उनकी सहानुभूति से मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने कब से मैंने ऐसी बात नहीं की थी। किसी को अपना दर्द बताना और उसका सच्चे दिल से उसे महसूस करना, वह आश्रम के खाने से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। उस पहली रात, जब बाकी सब सो गए, हम दोनों आश्रम के आंगन में बेंच पर बैठकर तारों को देखते हुए बातें करते रहे। उन्होंने बताया कि वे 68 साल के हैं, जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में रहे, उनके 2 बेटे हैं और उन्हें किताबें पढ़ने और बागवानी का शौक है। मैंने अपने नर्सिंग के दिनों और बच्चों के बारे में बताया। मीरा जी, जब आप हंसती हैं तो आपकी आंखों के पास जो लकीरें बनती हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं। उनकी अचानक कही इस बात पर मैं हंस पड़ी। अरे, बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई हैं। ऐसा नहीं है। ये लकीरें उस समय की गवाह हैं जो आपने जिया है। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। उनकी बातों से मन में एक गर्मी सी भर गई। तारों की छांव में उनकी आंखें विशेष रूप से चमक रही थीं। दूसरा दिन और भी ज्यादा समय साथ बिताने वाला रहा। सुबह का योग, फिर ध्यान और जंगल की सैर, सब कुछ ग्रुप में था, इसलिए हम साथ ही रहे। दोपहर में मौन व्रत का समय खास था। 2 घंटे तक बिना बोले हमें प्रकृति के बीच चलना था। सुरेश जी के साथ चलते हुए, बिना कुछ कहे भी मैंने चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट को महसूस किया। पहली बार लगा कि बिना बोले भी बातें हो सकती हैं। उनके साथ होना ही सुकून था। मीरा जी, आश्रम के खाने से भी ज्यादा मीठी आपकी मुस्कान है। मौन व्रत खत्म होने के बाद यह उनका पहला वाक्य था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। माफ कीजिएगा, ज्यादा सीधा बोल गया। बहुत दिनों बाद किसी के साथ इतना अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए। मैं बस मुस्कुरा दी। जवाब की जगह मैंने उनका हाथ थोड़ा सा दबाया और छोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत नई बात थी। शाम को स्वामी जी ने प्रवचन में कहा, मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। एक दूसरे का सहारा बनना और साथ निभाना ही जीवन का सार है। उम्र बढ़ने के साथ हम इसका महत्व और गहराई से समझते हैं। स्वामी जी की बातें सुनते हुए मैं बार बार सुरेश जी को देख रही थी। वे भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। बरसों से जमा हुआ मेरा दिल पिघलने लगा था। सुरेश जी के साथ समय इतनी जल्दी बीता कि पता ही नहीं चला। और तीसरा, यानी आखिरी दिन आ गया। सुबह की सैर के लिए जब मैं निकली, तो सुरेश जी पहले से बगीचे में इंतजार कर रहे थे। मीरा जी, जल्दी उठ गई? जी, कल रात जल्दी सो गई थी। आप भी तो जल्दी उठ गए। यहाँ की सुबह की हवा बहुत ताज़ी होती है, इसे मिस नहीं करना चाहता था। हम दोनों आश्रम के आसपास टहले। ओस की बूंदें, पक्षियों की आवाज़ और हल्का कोहरा, सब कुछ जादुई लग रहा था। आज आखिरी दिन है। सुरेश जी की बात में एक अजीब सी उदासी थी। हाँ, समय कितनी जल्दी बीत गया। मीरा जी, आपके साथ बिताया यह समय मेरे लिए बहुत खास है। उनकी गंभीर आंखों ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक खामोशी छा गई। शब्दों की जरूरत नहीं थी। हम दोनों महसूस कर रहे थे कि हमारे बीच कुछ खास रिश्ता बन रहा है। अगर शाम को समय हो, तो क्या हम नदी किनारे बैठकर तारे देख सकते हैं? आज आसमान साफ है। जरूर, क्यों नहीं। वह दिन और भी खास लगा। आखिरी ध्यान सत्र, चाय पर चर्चा और ग्रुप फोटो, हर पल कीमती था। ग्रुप फोटो में हम साथ बैठे थे। हम थोड़ा संकोच में थे, लेकिन मन एक दूसरे के बहुत करीब था। रात के खाने के बाद वादे के मुताबिक मैं बाहर गई। सुरेश जी पहले से ही बेंच पर बैठे थे। इंतजार कराया? नहीं, मैं अभी आया हूँ। बैठिए। बैठते ही मैंने आसमान की ओर देखा। तारों का ऐसा मेला शहर में कभी नहीं दिखता। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन आपकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं। उनकी बातों पर मैं शर्मा गई। हमने देर तक बातें कीं। उनके अतीत, मेरे अतीत और अकेलेपन के बारे में। सुरेश जी, क्या अब अकेले रहने की आदत हो गई है? आदत तो क्या, बस जीने का तरीका सीख लिया है। लेकिन रातें बहुत भारी होती हैं। सन्नाटा चुभता है। मैं भी टीवी चलाकर रखती हूँ ताकि आवाज आती रहे। अकेलेपन से लगता है जैसे दुनिया से कट गई हूँ। मीरा जी, शायद अजीब लगे, लेकिन इन 3 दिनों में आपसे मिलकर मुझे लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही है। बरसों बाद किसी से दिल की बात कहकर। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे भी सुरेश जी, आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगा। तारों की रोशनी में हमारी नजरें मिली। उनकी आंखों में गहरे जज्बात थे। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए
और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। वह स्पर्श इतना गर्म था कि मेरी आंखों में नमी आ गई। मीरा जी। उन्होंने मेरा नाम पुकारा और चेहरा मेरे करीब लाए। मैंने आंखें बंद कर लीं और उनके होंठों ने मेरे होंठों को छू लिया। एक सिहरन दौड़ गई। वह चुंबन धीरे धीरे गहरा होता गया। बरसों बाद किसी को इतना करीब महसूस करके मेरा सारा डर और चिंता गायब हो गई। माफ करना, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। वे थोड़ा पीछे हटकर बोले, नहीं, ठीक है। मेरे दिल में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। दरअसल मैं आश्रम के पास वाले गेस्ट हाउस में रुका हूँ। कुछ लोग वहां भी रुकते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। यहाँ थोड़ी ठंड बढ़ रही है। क्या हम गेस्ट हाउस के बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी सकते हैं? मेरा मन पहले ही तैयार था। मैं उनके साथ नीचे की ओर चल दी। चांदनी में नहाए उस रास्ते पर चलते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं यह सपना तो नहीं। गेस्ट हाउस छोटा लेकिन आरामदायक था। बाहर बरामदे में बैठकर उन्होंने अपनी फ्लास्क से गर्म चाय निकाली। तारे सचमुच बहुत सुंदर हैं, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। माहौल में एक नशा था। बातें करते करते उनका हाथ मेरे कंधे पर आया और मैं उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। आज रात मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ मीरा। उनका यह सीधा प्रस्ताव सुनकर मेरी सांसें थम गईं। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और जब हमारे शरीर मिले तो किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। हम खामोशी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए। खिड़की से आती चांदनी कमरे को रोशन कर रही थी। मेरी 69 साल की उम्र में मैं फिर से एक औरत महसूस कर रही थी। मीरा जी, मैंने सोचा नहीं था कि इस उम्र में फिर से ऐसा महसूस कर पाऊंगा। अंधेरे में उनकी आवाज कांप रही थी। मैं भी। मुझे लगा था यह सब अब मेरे लिए नहीं है। जब हम एक दूसरे के करीब आए तो वह जवानी का जोश नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव और समझ थी। हमने एक दूसरे की झुर्रियों और उम्र के निशानों को नहीं छुपाया, बल्कि उन्हें प्यार से अपनाया। दो परिपक्व इंसानों का मिलन जल्दबाजी में नहीं था। हमने पूरी रात एक दूसरे को बाहों में भरकर कभी बातें करते हुए तो कभी बस सांसों को महसूस करते हुए बिता दी। यह जवानी के किसी भी प्रेम से ज्यादा तृप्त करने वाला था। सुबह होने से पहले उनकी बाहों में लेटे हुए मैंने सोचा, क्या यह प्यार है या बस अकेलेपन का सहारा? लेकिन जवाब मायने नहीं रखता था। उस पल मैं खुश थी। सुरेश जी, कल हमारा क्या होगा? सोने से पहले मैंने पूछा। कल? पता नहीं, लेकिन आज की रात की यादें हमेशा रहेंगी। हम दोनों जानते थे कि कल हमें अपनी अपनी दुनिया में लौटना है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो मेरी आंख खुली। घड़ी देखकर मैं चौंक गई। विदाई समारोह 8 बजे था और 7:30 बज चुके थे। सुरेश जी, उठिए, देर हो रही है। हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। मीरा जी, कल की रात जादुई थी। आश्रम की ओर जाते हुए उन्होंने कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमें नंबर बदल लेने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जल्दी में होने के कारण हम रुककर नंबर सेव नहीं कर पाए। सोचा कि कार्यक्रम के बाद आराम से कर लेंगे। आश्रम पहुंचते ही सुनीता दौड़ कर आई। मीरा, तुम कहाँ थी? मैं पूरी रात परेशान रही। मैं बाद में बताऊंगी। विदाई सत्र में हम अलग अलग बैठे थे, लेकिन हमारी नजरें मिलती रहीं। कार्यक्रम खत्म होते ही सुनीता ने मुझे खींचा। जल्दी चलो मीरा, बस 15 मिनट में निकल रही है। अगर ये छूटी तो अगली बस 3 घंटे बाद है। 1 मिनट रुको, मुझे सुरेश जी से मिलना है। अरे छोड़ो भी, मुझे शाम को दिल्ली में जरूरी काम है। सुनीता की हड़बड़ी में मुझे जाना पड़ा। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, लेकिन भीड़ में सुरेश जी नहीं दिखे। जब मैं बस में चढ़ रही थी, मैंने देखा कि वे दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन बस का दरवाज़ा बंद हो चुका था और बस चलने लगी थी। मैंने खिड़की से देखा, वे हाथ में एक पर्ची लिए कुछ चिल्ला रहे थे, शायद अपना नंबर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बस की आवाज़ में सब दब गया। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ? चेहरा क्यों लटक गया? सुनीता ने पूछा। कुछ नहीं, बस अच्छे लोग मिले थे, ठीक से विदा भी नहीं ले पाई। हाँ, वो सुरेश जी अच्छे इंसान थे। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। सुनीता को क्या पता था कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। दिल्ली लौटते हुए मुझे बहुत खालीपन लगा। घर पहुंचते ही मैंने आश्रम में फ़ोन किया। नमस्ते, मैं पिछले बैच में आई थी। क्या मुझे सुरेश जी का नंबर मिल सकता है? माफ़ी चाहेंगे मैडम, हम किसी का व्यक्तिगत नंबर साझा नहीं कर सकते। ये नियम के खिलाफ है। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। मैंने इंटरनेट पर सुरेश प्रिंसिपल जयपुर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह नाम इतना आम था कि हजारों नतीजे आ गए।
मैं हार मान चुकी थी। 1 महीना बीत गया। उनकी यादें अभी भी ताज़ा थीं। रात को लेटती तो उनका स्पर्श और वह जादुई रात याद आती। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने पहले नंबर क्यों नहीं लिया। सुनीता के कहने पर मैंने अगले महीने फिर से आश्रम जाने का प्लान बनाया। शायद वे वहां मिल जाएं। लेकिन वहां जाकर भी निराशा हाथ लगी। वे नहीं आए थे। अब मैंने मान लिया था कि वह एक खूबसूरत सपना था जो टूट गया। लेकिन उस मुलाकात ने मुझे बदल दिया था। अब मैं शीशे में देखकर खुद को कोसती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती थी। मुझे पता चल गया था कि मैं अभी भी प्यार कर सकती हूँ और जीने की चाह रख सकती हूँ। मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। पेंटिंग क्लास ज्वाइन की और बच्चों को कहानियां सुनाने का काम शुरू किया। कुछ महीने बाद सुनीता ने कहा, मीरा, इस शनिवार को कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम है। जिंदगी की दूसरी पारी विषय पर एक लेक्चर है। रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसे जिएं। चलोगी? ठीक है, चलते हैं। मुझे अब नई चीजों में दिलचस्पी होने लगी थी। हॉल खचाखच भरा था। हम अपनी सीटों पर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। वह आवाज, मेरा दिल रुक सा गया। मैंने मंच की ओर देखा, वही थे। वही सुरेश जी, जिन्हें मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी। मीरा, क्या हुआ? तुम पीली पड़ गई हो? सुनीता ने पूछा। यही यही वो है, मैं बड़बड़ाई। पूरे भाषण के दौरान मेरी नजरें उन पर टिकी रहीं। जिंदगी के दूसरे पड़ाव में यह मायने नहीं रखता कि हमने क्या खोया, बल्कि यह कि हम क्या नया पा सकते हैं। हम नई शुरुआत कर सकते हैं, नया प्यार पा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं हिम्मत जुटाकर मंच के पास गई। लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। जब भीड़ कम हुई, मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वे अपनी फाइल समेट रहे थे। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा जी, सुरेश जी, मेरी आवाज रुंध गई। क्या ये सपना है? आप सच में यहाँ हैं? हाँ, ये मैं हूँ। वे अपनी सीट से उठकर मेरे पास आए। मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैंने आश्रम में भी कई बार पता किया, 2 बार वहां गया भी। मैं भी। मैंने भी बहुत कोशिश की। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इतने लोगों में हम फिर मिल गए। इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहेंगे। सुनीता भी आ गई और सब समझ गई। उसके बाद हम पास के एक कैफे में गए। महीनों की बातें घंटों में हुईं। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और तय किया कि अब इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। मीरा, अब यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब हम साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा। दिल्ली और जयपुर की दूरी थी, लेकिन हम हर वीकेंड मिलने लगे। हमने अपने बच्चों को भी अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरू में उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन हमारी खुशी देखकर उन्होंने भी हमें स्वीकार कर लिया। माँ, अगर आप खुश हैं तो हम आपके साथ हैं, मेरी बेटी ने कहा। 1 साल बाद हम उसी आश्रम में फिर से गए। उसी बेंच पर बैठे और उसी गेस्ट हाउस के बरामदे में चाय पी। मीरा, इस जगह ने मुझे नई जिंदगी दी है। और मुझे भी। चांदनी रात में हमने फिर से एक दूसरे को चूमा, इस वादे के साथ कि चाहे 80 के हों या 90 के, हम साथ रहेंगे। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। 69 साल की उम्र में मुझे जो प्यार मिला, वह जवानी के जोश से कहीं ज्यादा गहरा और सुकून देने वाला था। अगर आप भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए। जिंदगी किसी भी मोड़ पर नई शुरुआत का तोहफा दे सकती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।